हेलो माय लिसनर्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। और मैं लेकर आ चुकी हूँ आपके लिए शादी पनिशमेंट का एक और एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं। अंश जो कि समारा को अब सीढ़ियों से नीचे लाते लाते उसकी आंखें तक बंद कर चुके थे अपने हाथों से। समारा परेशान होते हुए कहती है, कहाँ लेकर जा रहे हैं मुझे? गिरा मत दीजिएगा। तभी अंश उसके कान के पास आते हुए कहते हैं, सरप्राइज। अब उसके ठीक सामने जो चीज़ खड़ी थी उसका पूरी तरह से सेटअप कुणाल और बाकी के लोगों ने कर दिया था। जैसे ही समारा ने अपने सामने स्माइल करके देखा था, वो पहले तो बहुत खुश थे कि उसके लिए कोई सरप्राइज लेकर आए अंश। लेकिन जैसे ही उसने अपने सामने की तरफ देखा था, वो कूद करके अंश के पीछे भागते हुए कहती है, ये कहाँ से आ गया? अंश जो कि उसको इतना घबराता हुआ देख करके उसको अपने सामने लाते हुए कहते हैं, कहाँ छुप रहे, इधर आओ। लेकिन समारा जो कहती है, मैंने कौन सी गलती कर दी थी? थोड़ा डांट क्या दिया, आप इसे क्यों लेते आए? अनु जो कि उसे देखकर बहुत खुश थी और स्माइल करते हुए कहती है, इसका नाम क्या था? मैंने इसे कहीं ना कहीं देखा है और इसके बारे में तो बहुत कुछ सुना गया ना। मैंने तो इसे टीवी में भी देखा था, त्रिनेत्र डायनेमिक्स। उसके ठीक पीछे जो बॉक्स रखा हुआ था बड़ा सा, उसी पे लिखा हुआ था। तभी कुणाल जो कहता है, ईरा नाम है इसका। तभी ईरा जो कि कुणाल की तरफ देखकर कहता है, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, मेरे पास मुंह है, मैं खुद भी बता सकता हूँ। कुणाल भी बहुत परेशान रहता था ईरा के एटीट्यूड से, और वो अपने सर पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, थैंक गॉड। और फिर वो अंश के सामने आकर के हल्का सा झुकते हुए कहता है, आपने बहुत बड़ा बोझ ले लिया हमसे। अब आप इसे जितना मन चाहे उतना दिन रखें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। हम जाएं अब? और अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप हमारे टेक डिपार्टमेंट को कांटेक्ट कर सकते हैं। और वो अपना कार्ड क्रिश के हाथों में थमा दिया था और वो लोग अब बाहर की तरफ निकल गए थे। क्रिश जो कि इस वक्त अंश की तरफ देखते हुए कहता है, सर इसके बारे में जितना भी सुना है ये अच्छा नहीं है। आपने ठीक नहीं किया इसे लेकर के, सब इसे बोझ ही समझते हैं। ईरा जो कि क्रिश की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हें क्या मैं शौक दूं या फिर तुम यहाँ से जा रहे हो? और अंश के सामने वो अपना चेहरा हल्का सा टिल्ट करते हुए कहता है, हेलो, मैं आपको क्या बुलाऊं? आपने मुझे हायर किया है, क्या मैं आपको बॉस बुला सकता हूँ? अनु जो कहती है, तुम्हें इतनी सुंदर लड़की नहीं दिख रही? उधर क्या भाई से बात कर रहे हो, मुझसे बात करो ना। ईरा उसकी तरफ हल्का सा अपने गर्दन को टिल्ट करते हुए कहता है, मैं सुंदर लड़कियों को नहीं देखता, सुंदर लड़कियां मुझे देखती हैं। मैं पहले से बहुत क्यूट हूँ, सब मुझ पर पैदा हो जाती हैं। और फिर वो समारा की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है, तुम मुझसे इतना डरती क्यों हो? जैसे जैसे समारा की तरफ ईरा आगे बढ़ रहा था, समारा जो कि अंश को और जोर जोर से जकड़ते जा रही थी। और वहीं वो आकर के फाइनली अब अंश के सीने से लगते हुए कहती है, मुझे इसके साथ नहीं रहना, ये कहाँ से आ गया सफेद भूत? अनु जैसे ही समारा के मुंह से ये सुनी थी, वो हंसते हुए कहती है, क्या सफेद भूत? अब इसका नाम ईरा है समारा? समारा जो कहती है, जो भी ईरा पीरा नीरा टीरा, मुझे नहीं पता, मुझे इसके साथ नहीं रहना। तभी बाहर से हैरिश और टीरा भी अंदर की तरफ आ गए थे और वो ईरा को देख देख करके घूरना शुरू कर दिए थे और साथ ही भौंकना भी। टीरा तो थोड़ा डर रही थी, लेकिन हैरिश नहीं। हैरिश अभी उसके सामने जैसे ही आने वाला होता है, ईरा हल्का सा दौड़ते हुए कहता है, ये मुझे, इसे दूर रखो, ये मेरे मशीन को खराब कर देगा, इसको करंट लग सकता है, दूर रहो मुझसे। वो हैरिश को डांट रहा था और हैरिश उसकी तरफ ही आगे बढ़ता जा रहा था। तभी समारा जो कहती है, ये अच्छा है, मैं हैरिश के साइड में हूँ। हैरिश, इसको बोलो ये बाहर जाए, भगा दो इसको। अंशु अनु से कहते हैं कि वो हैरिश को संभाले और वो समारा से कहते हैं, तुम इधर आओ, ये तुम्हारा टीचर है अब से। जबरदस्ती वो फाइनली अब ले आकर के समारा को सोफा पर बिठा चुके थे और ईरा को उसके ठीक सामने ले आकर खड़ा करते हुए कहते हैं, अपना इंट्रो दो। जैसे ही अंश का कमांड ईरा ने सुना था, वो तुरंत ही समारा के सामने आकर के अपना इंट्रो देना शुरू कर दिया था। सिस्टम बूटिंग, कॉन्फिडेंस लेवल 100%, माई नेम इज ईरा एंड। अभी वो आगे कुछ बोल पाता तभी तुरंत ही अंश उसको रोकते हुए कहते हैं, वेट, मैं तुमसे नहीं, अपनी बीवी से बोल रहा था, तुम अपना इंट्रो दो जान। समारा जो अंश की तरफ देखकर कहती है, मैं इसका इंट्रो क्या दूंगी? दिखने में सफ़ेद भूत जैसा है, आगे गोल मटोल है, चेहरा कहीं समझ में ही नहीं आ रहा है, बस एक कांच जैसा नजर आ रहा है और बोलता भी बहुत अलग तरीके से है। तभी अंशु कहते हैं, तुम अपना इंट्रो दो, इससे बात करो, इससे फ्रेंडशिप करो और धीरे धीरे इसके साथ घुल मिल जाओगे। ये बोलकर अभी जैसे अंश खड़े हुए थे, समारा उनका हाथ पकड़ते हुए कहती है, मुझे आपको अपने पास रखना है, आप मुझे इससे बचा लेंगे ना? और ये बोलकर वो धीरे से उनके सीने से दोबारा लग गई थी। तभी ईरा जो घूमते हुए कहता है,
अगर चिपका चिपकी करनी है तो मुझे अपने साथ मत रखो, मैं एडल्ट कंटेंट नहीं दे सकता। अंशु ईरा की तरफ ही देखते हुए कहते हैं, इसमें एडल्ट क्या, नॉर्मली हक तो कर रहा है। ईरा जो अंश की तरफ मुड़ते हुए कहता है, और उसके बाद क्या होता है मुझे सब पता है। आप लोग धीरे धीरे एक दूसरे के साथ इमोशनल हो जाएंगे और फिर आप लोग में किस होना शुरू हो जाएगा, जो कि मैं नहीं देख सकता। ऐसा कुछ करना है तो उसके लिए बेडरूम होता है, यहाँ सबके सामने अलाउड नहीं है, जाइए। अंश जैसे हीरा की बात सुने थे अपना सिर हाँ मिलाते हुए कहते हैं, इसीलिए मिस्टर रोहान खुराना इतना परेशान रहते हैं इससे। और फिर वो समारा से कहते हैं, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो और ये तुम्हें कुछ नहीं करेगा। अनु है ना तुम्हारे साथ, अनु जो बार बार ईरा के पास आना चाह रही, लेकिन ईरा किसी को भी भाव देने वालों में से नहीं था। वो बार बार सबको अवॉइड करते हुए बस अपनी ही तारीफ में लगा हुआ था। और फाइनली अब अंश वहाँ से बाहर निकल गए थे। अनु का हाथ जोर से समारा ने पकड़ा हुआ था और वो ईरा से बार बार दूर भाग रही थी और ईरा उतना ही उसके पीछे पीछे उसके करीब आता जा रहा था। अब थोड़ी देर में ईरा जो कि सामने की तरफ बैठा हुआ था और उसके ठीक सामने इस वक्त समारा अनु एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए और बगल में नीचे की तरफ इस वक्त हैरिश और टीरू भी बैठे हुए थे और बार बार उसको ध्यान से देख रहे थे, जैसे सोच रहे हो कि आखिर ये पदार्थ है क्या चीज़। और अब ईरा से सिर्फ समारा ही क्लास नहीं ले रही थी बल्कि हैरिश और टीरू भी ले रहे थे। इस वक्त वीरांशु, जयचंद्र और सम्राट जो कि कैफेटेरिया में मीटिंग करने के लिए आए थे, सीरियस मीटिंग। वहीं वीरांशु अपने हाथ में लिए ग्लास को ऊपर की तरफ उठाते हुए कहता है, चीयर्स टू आवर अपकमिंग विक्ट्री। क्या बात है मिस्टर सम्राट मल्होत्रा, आपने जो दिमाग लगाया ना, वाकई काम किया। वो उसके जितने भी अगेंस्ट राइवल्स थे हमने सब का इस्तेमाल कर लिया है। अब अंश किसी भी हालत में बच नहीं सकता। ऐसे भी बहुत दुश्मनी की है उसने। सम्राट जो कि बहुत ही गहरी सोच में थे, तभी जयचंद्र उनके चेहरे की तरफ देखकर कहते हैं, क्या बात है, आप खुश नहीं इस बात से कि अंश हारने वाला है? सम्राट जो कि अब अपनी नज़र को फ़ोन से हटा करके जयचंद्र की तरफ देखते हैं और एक बार वीरांशु की तरफ देखकर स्माइल करते हुए कहते हैं, या आई एम हैप्पी। लेकिन इस वक्त उनके चेहरे से ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो अपनी बातों को वाकई अपने चेहरे के एक्सप्रेशन से मैच करा पा रहे हैं। वीरांशु जो कि उनके हाथ पर धीरे से अपना हाथ रखते हुए पूछता है, क्या बात है, बार बार फ़ोन की तरफ क्या देख रहा है? सम्राट आजकल एडिक्ट हो गए थे। जितने कॉल्स उन्हें आते थे वो बहुत ज़्यादा परेशान भी हो रहे थे, लेकिन शायद उस परेशानी से उनको न जाने क्या मज़ा मिल रहा था। और जैसे ही फ़ोन आने वाला होता है तुरंत ही एक ही रिंग पर सम्राट फ़ोन उठाते हुए कहते हैं, आ गया। और वो वहाँ से तुरंत ही उठ गए थे और कहते हैं, तुम लोग अपना आपस में डिस्कस करो, मैं आता हूँ। दूसरी तरफ से भी आवाज़ आती उससे पहले सम्राट जो पूछता है, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी और तुम मुझे कॉल क्यों करती रहती हो? वैसे भी देख रहा हूँ तुम हार रही हो। ये सुनकर दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, क्यों, मेरे हार से आप खुश नहीं हैं क्या? सम्राट जो कुछ सोचते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं। लेकिन फिर वो अपने दिमाग को दौड़ाते हुए कहता है, ये मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्यों नहीं खुश होऊंगा, मैं तो बहुत खुश हूँ। और वैसे भी आते आते जो मेरी गाड़ी का बुरा हाल किया था ना तुमने, बिल्कुल वैसा ही हाल होगा तुम्हारा। जब यहाँ से जाओगी तो पछताओगी कि सम्राट मल्होत्रा के सामने आकर खड़ी कैसे हो गई। सम्राट के इस बात को सुनने के बाद दूसरी तरफ से बहुत ही काम और बहुत ही नॉर्मल आवाज़ आती है, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, क्या आप फ्री हैं? सम्राट जो पीछे की तरफ देखते हैं और फिर अपने वॉच की तरफ और अपना सर हाँ मिलाते हुए कहता है, शाम 4 बजे तक फ्री हूँ। अभी मुझे चाची को देखने के लिए हॉस्पिटल जाना है, उन्हें एडमिट करवाया मैंने। दामिनी जो थोड़ा कंफ्यूज होकर कहती है, क्या चाची? और चाची मतलब अंश मल्होत्रा के? कि तभी सम्राट जो बीच में ही दामिनी को रोकते हुए कहता है, सिर्फ अंश की नहीं, मेरी भी कुछ लगती हैं वो, और उनका ख्याल रख करके मैं कोई एहसान नहीं कर रहा। और वैसे भी ये बात तुम्हें अंश मल्होत्रा को बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझसे बिजी रहने दो अपनी लाइफ में। सम्राट ने 4 बजे का वक्त देकर के फ़ोन को कट कर दिया था। दूसरी तरफ से दामिनी जो कंफ्यूज होते हुए कहती है, क्या है ये आदमी? वहीं उसके साथ इस वक्त अविरल और मानव भी बैठे हुए थे और वो दामिनी से पूछते हैं, हमें क्या करना है, हम जाएं अपने काम से? दामिनी उन दोनों को घूरते हुए कहती है, तुम लोग क्या काम करने लगे? तुम्हारा मेडिकल कॉलेज हुआ या नहीं? I mean, तुम प्रैक्टिस कर रहे थे ना उसकी? ये सुनते ही मानव जो मुंह बनाते हुए कहता है, ठीक है, नहीं हो पा रहा है मेरा, बट कोई बात नहीं, मैं कर लूँगा। दूसरी तरफ से वो अविरल को देखते हुए कहती है, और तुम? अविरल जो इन सारी चीज़ों को छोड़ते हुए कहता है, मैं सोच रहा हूँ मैं पेंटिंग करना शुरू कर दूँ, ये पढ़ाई वढ़ाई मुझसे नहीं होने वाली। ये भाई की, 1 मिनट, भाई कहाँ है?
समारा खुद तो वहां से हिल नहीं रही थी और साथ ही वो अनु को भी एक पल के लिए अपनी जगह से हटने नहीं दे रही थी। वो उसका हाथ बहुत ही जोर से पकड़ी हुई इसी तरह से उसको चुपचाप अपने साथ बिठाई हुई थी। वहीं इस वक्त ईरा के साथ अंश का फोन कनेक्ट था और ईरा के थ्रू वो समारा को अच्छी तरह से देख पा रहे थे। जितना वो इस वक्त ईरा से डर रही थी, अंश को बुरा तो लग रहा था लेकिन साथ ही अच्छा भी कि वो डिसिप्लिन होकर के अब अपनी पढ़ाई पर पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट करेगी। आज का दिन तो यूं ही गुजर जाता है। अब इसी तरह से कुछ और दिन भी बीतते हैं और फिर अगले कोर्ट की हियरिंग थी। अविरल और मानव ने जानबूझ करके अपनी गाड़ी को सम्राट से लड़ा दिया था। वैसे भी सम्राट अविरल और मानव की तो खोज में थे। डॉक्टर आदित्य से तो उन्हें कुछ भी नहीं मिल पाया था, लेकिन अगर अविरल और मानव की बयान अंश के अगेंस्ट चली जाती तो वो किसी भी हालत में इस केस को हार सकते थे। जबरदस्ती ही सही, मगर अविरल और मानव अब सम्राट वीरांशु के कहने पर अंश के अगेंस्ट बयान देने के लिए रेडी हो चुके थे। वीरांशु काफी स्ट्रिक्टली उन लोगों से बात कर रहा था, लेकिन सम्राट ये नहीं चाहता था। वीरांशु के हाथ में इस वक्त गन थी और वो इस वक्त अविरल और मानव को लगातार धमकी पे धमकी दिया जा रहा था। अब उन दोनों के पास कोई ऑप्शन भी नहीं बचता है और वो गवाही देने के लिए मान गए थे। अब कोर्ट रूम में इस वक्त पूरी तरह से साइलेंस थे। वहीं जज जो आकर के अपने सीट पर बैठते हैं और बाकी के लोग भी अब अपनी अपनी जगह पर बैठ चुके थे। एक तरफ दामिनी जो कि पूरे कॉन्फिडेंट लहजे में अंश मल्होत्रा को डिफेंड करने के लिए तैयार थी और वहीं दूसरी तरफ विवेक मेहरा भी पूरी तरह से अपने इस केस को स्ट्रांग बनाने में लगे हुए थे। उनको तो पूरी तरह से अविश्वास था कि किसी भी हालत में केस तो वो जीत ही जाएंगे, क्योंकि अब तो अविरल मानव खुद भी गवाह देने के लिए मान चुके हैं। वहीं जज जो विवेक से कहते हैं, मिस्टर मेहरा, यू मे प्रोसीड। विवेक जो खड़े होकर के जज से परमिशन मांगते हुए कहते हैं, माय लॉर्ड, दिस केस कंसर्न्स द मेंटल स्टेबिलिटी ऑफ मिस्टर अंश मल्होत्रा। आई सीक द कोर्ट्स परमिशन टू कॉल विटनेस। जज जो अपना सर हाँ मिलाते हुए परमिशन को ग्रांट कर दिए थे और अब फाइनली अविरल जो कि विटनेस बॉक्स में आकर के खड़ा हो चुका है। ओथ लेने के बाद उनकी एग्जामिनेशन शुरू होती है। विवेक मेहरा जो कि पहला सवाल अविरल से करते हुए कहते हैं, सो मिस्टर अविरल, आप पहले ये बताएं कि आप अंश मल्होत्रा को कब से जानते हैं। अविरल अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहता है, आई थिंक सिंस द पास्ट 8 years। एक्चुअली हम क्लोज फ्रेंड्स हैं। विवेक आगे अपने कदमों के साथ अपने सवालों को भी बढ़ाते हुए पूछते हैं, क्या आपने कभी भी ऑब्जर्व किया उनके एबनॉर्मल हरकतों को, उनके एग्रेशन, उनका गुस्सा, और कभी कभी वो बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, क्या ऐसा कभी? अब सम्राट जो कि अपने चेहरे पर बहुत ही स्ट्रिक्ट फेस एक्सप्रेशन बनाया हुआ था, लेकिन वीरांशु और जयचंद्र बहुत ही खुश थे क्योंकि उन्हें पता था कि अविरल क्या बोलने वाला है। लेकिन अविरल जो कि सबको अनएक्सपेक्टेड जवाब देते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं माय लॉर्ड, कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है जिससे हमें ऐसा लगा हो कि वो एबनॉर्मल हो रहा है। ये सुनकर के विवेक मेहरा जो पीछे सम्राट की तरफ देख रहे थे और साथ ही वीरांशु और जयचंद्र की तरफ, क्योंकि ये तो जवाब वो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। दामिनी जो कि अपना हल्का सा सर हाँ में हिला करके स्माइल करते हुए अविरल की तरफ ही देख रहे थे कि वो बिल्कुल सही जा रहा है। विवेक थोड़ा सा अपनी गले को क्लियर करते हुए कहते हैं, तो क्या आपको इस बात की जानकारी है कि मिस्टर मल्होत्रा को मेंटल काउंसलिंग के लिए कहा गया था? इस बात पर दामिनी जो कि अब अविरल के जवाब का वेट कर रही थी, अविरल ने इस बात पर अपने सर को हाँ में हिला दिया था और दामिनी को थोड़ा रिलैक्स मिल जाता है क्योंकि अगर अविरल ना बोलता तो उसके खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन लिया जा सकता था, क्योंकि कोर्ट में झूठ बोलना एक जुर्म से कम नहीं है। अविरल जैसे ही अपने सर को हाँ में हिलाया था, आगे वो खुद ही बताता है, काउंसलिंग लेने के लिए तो कहा गया था, लेकिन इससे मेंटल स्टेबिलिटी खराब हुई ये तो ज़रूरी नहीं है ना। विवेक जो आकर के अपनी जगह पर बैठ चुके थे और सामने बैठे जज से कहते हैं, नो फर्दर क्वेश्चन। अब दामिनी खड़ी होती है, वो अपनी आंखों को अविरल पर गड़ाते हुए कहती है, मिस्टर अविरल, टेल द कोर्ट, हैज मिस्टर अंश मल्होत्रा हैज बीन ever and ever declared mentally unfit by any certified psychiatrist? ये सुनते अविरल अपने चेहरे को नाम हिला दिया था। वीरांशु जो अपनी मुट्ठी कसते हुए सम्राट से कहता है, क्या हो रहा है यहाँ पर? तुमने तो कहा था कि ये गवाह अंश मल्होत्रा के खिलाफ जवाब देंगे। सम्राट जो वीरांशु की तरफ देखकर कहते हैं, मैंने सिर्फ कहा था इन लोगों से सच बोलने के लिए, शायद सच बोल रहे हैं। जयचंद्र भी अब बहुत ज़्यादा गुस्से में आते हुए कहते हैं, सम्राट, क्या आप हमें धोखा दे रहे हैं? सम्राट अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहता है, मैं तो सिर्फ सच का साथ दे रहा हूँ। दामिनी आगे क्वेश्चन करते हुए कहती है, हैज़ ही एवर बीन अनेबल टू मैनेज हिज बिजनेस, फाइनेंसेस और डेली लाइफ? इस बात पर भी
अब विराट बिल्कुल अपने सर को ना मिलाते हुए कहता है, एब्सोल्युटली नॉट मैम। दामिनी जो जज की तरफ देखते हुए कहती है, माय लॉर्ड, स्ट्रेस मैनेजमेंट की थेरेपी हाई प्रोफाइल लोगों में कॉमन हो चुकी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें पागल घोषित कर दिया जाए। बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं, बिजनेस को संभालना होता है, इस वजह से बस हल्की फुल्की थेरेपी लेने के लिए अगर किसी ने कह दिया तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उन्हें मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जाएगा। जज भी इस बात पर अपने सर को हल्का सा हाँ मिला दिए थे और साथ ही वो कुछ लिखना शुरू कर दिए थे। वहीं अब दूसरे विटनेस को बुलाया जाता है। विटनेस मिस्टर मानव। मानव जो ओथ लेता है और फिर विवेक मेहरा उसे भी एग्जामिन करना शुरू किए थे। मिस्टर मानव, हैव यू एवर फेल्ट अनसेफ अराउंड मिस्टर अंश मल्होत्रा? ये सुनते ही मानव अपने चेहरे को हल्का सा हाँ मिलाते हुए कहता है, हाँ सर। ये सुनते ही दामिनी एकदम से हैरान रह गई थी और उसके बगल में बैठे निरूपा भी। साथ ही सम्राट को भी थोड़ा सा अजीब लगता है और वहीं न जाने क्यों उसे थोड़ा स्ट्रेस फील हो रहा था कि कहीं अंश मल्होत्रा वाकई फंस ना जाए। जैसे ही जज ने यह सुना था और साथ ही विवेक मेहरा वो खुश होते हुए कहता है, तो आप कुछ बताना चाहेंगे? तभी मानव जो क्लैरिफाई करते हुए कहता है, डर तो लगेगा ना, अब मैं थोड़ा बदमाश हूँ, क्लमसी हूँ और वो बहुत ही डिसिप्लिन्ड है। उसे डिसिप्लिन रहना बहुत पसंद है। थोड़ा बहुत डांट वाट देता है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो ख़राब है। मैं कभी भी अनसेफ फील नहीं करता। अगर हाँ कभी लड़ाई वगैरह होती है ना तो वही मुझे आकर के बचाता है। मारधाड़ में काफ़ी स्ट्रांग है अपना बंदा। मानव की बात सुन करके कोर्ट में थोड़ी हंसी का माहौल हो गया था, लेकिन फिर सारे लोग अब सीरियस हो जाते हैं जज के कहने पर। तभी विवेक जो अपनी मुट्ठी कसते हुए आगे पूछते हैं, डिड ही एवर बिहेव इरेशनली एट होम? यह सुनकर भी मानव जो कि कुछ सोचते हुए कहता है, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। कंट्रोल पर्सन है, डिसिप्लिन्ड है और अपने काम को लेकर बहुत सीरियस है। लाइक इफ एनीथिंग ही इज़ मोर कंपोज दैन मोस्ट पीपल आई नो। अंश की बात अलग है, वो बाकी लोगों से, और ऑब्वियसली इतना बड़ा बिजनेसमैन है, इतने बड़े बड़े बिजनेस संभालता है, तो थोड़ा बहुत डिसिप्लिन होना, थोड़ा बहुत स्ट्रिक्ट होना इज़ नॉर्मल। ऐसा कुछ नहीं है। मैं उसे अनस्टेबल तो बिल्कुल नहीं मान सकता, बिल्कुल नहीं। दामिनी खड़ी हुई थी और मिस्टर मानव का ओपिनियन मांगते हुए पूछती है, इफ मिस्टर अंश मल्होत्रा वर मेंटली अनस्टेबल वुड ही बी कैपेबल ऑफ रनिंग अ मल्टी करोड़ कंपनी? ये सुनते ही मानव जो कहता है, दैट्स द पॉइंट, यही तो बात है। अगर वो अनस्टेबल होता तो इतने बड़े बिजनेस को क्या वो संभाल पाता? बिल्कुल नहीं ना। नो मैम, आई एम जस्ट सेइंग कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाता। तो मेरे हिसाब से तो ही इज स्टेबल। दामिनी जो कहती हैं, दैट्स ऑल। अब तो जज भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे, क्योंकि आए हुए पुराने के जितने भी राइवल्स थे अंश के, और स्पेशली वो लोग जो कि अंश को पसंद नहीं करते थे, उन सब ने अंश के खिलाफ गवाही दी थी। जज जो सामने दामिनी की तरफ देखते हुए कहते हैं, अभी तक कुछ क्लैरिफाई हो नहीं पाया मिस्टर विवेक मेहरा एंड मिस दामिनी। करने के लिए आई वॉन्ट अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रूफ अगेंस्ट अंश मल्होत्रा, और तभी हम उन्हें मेंटली अनस्टेबल मानेंगे। यह सुनकर के विवेक और दामिनी दोनों अपने सर को हाँ मिला दिए थे। जज जो अब पूरी तरह से क्लैरिफाई तो नहीं कर पाते कि वो अब अंश को क्या बोले, स्टेबल या अनस्टेबल, और फिर वो आगे के प्रूफ मांगते हुए कहते हैं, ये केस जिस बेसिस पर लड़ा जा रहा है और जिसके लिए लड़ा जा रहा है उनका नाम है। तभी दामिनी जो कहती है, मिसेस समायरा मल्होत्रा। विरांशु जो कि इस बात पर अपने दांत को कस लिया था, क्योंकि उसे समझ में आ रहा था कि अब शायद ये केस वो कहीं हार ना जाए। दामिनी की बात सुनकर के जज जो कहते हैं, हमें उनके तरफ से क्लैरिफिकेशन चाहिए। अगर उन्हें अंश के साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं है तो हमें भी उन्हें अंश से अलग करने का कोई हक नहीं। हम चाहते हैं कि उनके लिए एक वीडियो कॉल अरेंज किया जाए और डायरेक्टली हमारे सामने उनकी क्लैरिफिकेशन ली जाए। आप दोनों लॉयर वहाँ पर मौजूद होंगे बिना किसी चीटिंग के। यह सुनते ही दामिनी अपने सर को हाँ मिला दी थी और विवेक मेहरा भी इस बात को मान गए थे, और कर भी क्या सकते थे, अब जज का ऑर्डर था। वहीं जज जो आगे की डेट को फिक्स करते हुए वहां से उठ चुके थे, और बाकी के लोग भी। विरांशु और जयचंद्र जो कि सम्राट के सामने आकर खड़े हो गए थे और वार्निंग देते हुए कहते हैं, अगर समारा अंश से अलग नहीं हुई ना तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम कभी हमारे साथ थे मिस्टर सम्राट मल्होत्रा। सम्राट जो कि विरांशु को अपने साथ कोर्ट के बाहर ले आते हैं और बहुत ही कैजुअल वे में उनके कंधे पर अपना एक हाथ रखे हुए, लेकिन जैसे ही वो कोर्ट के बाहर आए थे वो जोर से विरांशु को धक्का देते हुए कहते हैं, प्रॉब्लम क्या है?
तेरी बहन को कभी ना कभी तो किसी से शादी करनी ही थी ना, और अगर अंश में प्रॉब्लम नहीं है तो फिर तुझे क्यों प्रॉब्लम है? ये सुनते ही जयचंद्र जो कहते हैं, ब्रेन वॉश मत करिए इनका, जिस तरह आपका कर दिया गया है। अंश के चमचे बन गए आप। कुछ दिन पहले तो आपको नफरत थी ना अंश से, तो अब? तभी जयचंद्र को सम्राट रोकते हुए कहते हैं, आप तो रहने दीजिए मेरे प्यारे ग्रैंडपा। अंश की जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं ना आप? इसके अलावा कुछ और चाहते हैं? उस लड़की के बारे में सोचा है कभी? और फिर वो वीरांशु से बताते हैं, तुम्हारी बहन उसके साथ बहुत खुश है और उसका ख्याल वो तुमसे ज़्यादा रखता है। अगर अपनी बहन को खुश देखना चाहते हो ज़िंदगी भर तो छोड़ दो उसे अंश के साथ। बेहतरीन तरीके से संभाल कर रखेगा वो। अमानत मानता है वो उस लड़की को और अपनी जान से ज़्यादा प्यार करता है। मैं ही बेवकूफ़ था जो तुम लोग का साथ देने के लिए आ गया। बाकी तुम लोग की मर्जी, अब आगे जो भी करना है कर लो। और हाँ, समारा की क्लैरिफिकेशन में तुम्हें भी समझ में आ जाएगा वीरांशु कि तुम्हारी बहन किसके साथ ज़्यादा खुश रह सकती है। सम्राट जो अब अपनी गाड़ी में बैठ करके वहाँ से निकलने वाला होता है, लेकिन तभी उसकी नज़र पड़ती है अपने बगल में चल रहे एक मर्सिडीज़ पर। उसको देख करके सम्राट के दिमाग में न जाने कौन सा खुरापाती आइडिया आ गया था और वो अचानक ही अपनी गाड़ी को ले आकर के उसकी गाड़ी के सामने रोक दिया था। काफ़ी गुस्से में एक लड़की बाहर निकलते हुए कहती है, क्या बिहेवियर था ये? मेरी गाड़ी का बोनेट! उसकी गाड़ी के बोनेट पर वैसे तो एक खरोच तक नहीं आई थी, लेकिन इसके बावजूद भी न जाने कि उस लड़की को लड़ने का मन कर रहा था। सामने वाली गाड़ी से जैसे ही वो आदमी बाहर की तरफ निकला था, लड़की जो गुस्से में कहती है, तो तुम मतलब यहाँ पर भी मेरे साथ लड़ाई करना बंद मत करना तुम। सम्राट जो अपने पॉकेट में हाथ डाले आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है, केस टाई हो गया, ना तुम जीती और ना मैं। ये सुनते ही दामिनी जो अपना हाथ फोल्ड करते हुए कहती है, तो क्या करूं? कॉन्ग्रेचुलेशन, हाफ कॉन्ग्रेचुलेशन तुम्हें और हाफ कॉन्ग्रेचुलेशन मुझे। और अभी यहाँ से निकालो अपनी गाड़ी को, तुमने पूरा पूरा रोड जाम करके रखा हुआ है। ये सुनते ही सम्राट जो पीछे की तरफ देखते हुए कहता है, और किसी गाड़ी को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वैसे भी रोड इतना चौड़ा है, तुम चाहो तो बगल से भी निकल सकती थी। शायद तुम्हें खुद ही मन कर रहा था लड़ने का मुझसे। वैसे एक बात बताओ, हमेशा फ़ोन क्यों करती रहती हो? ये सुनते सुनते दामिनी जो हल्का सा मुस्कुरा कर कहती है, और तुम मेरे फ़ोन का हमेशा वेट क्यों करते हो? चाहो तो मेरे नंबर को ब्लॉक भी कर सकते हो, या ब्लॉक करने आता नहीं है? सम्राट मल्होत्रा। सम्राट जो आगे बढ़ते हुए दामिनी को उसके ही अपनी गाड़ी से टिकाते हुए कहता है, समारा का जब तक क्लैरिफिकेशन नहीं मिल जाता तब तक न तुम जीती और ना ही मैं। अब देखना सिर्फ ये है कि वो किसके साथ रहना चाहती है, और अगर ये केस तुम्हारी। तभी दामिनी जो कि सम्राट के दिल पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, तो वो वैसे तो रोकने की कोशिश कर रही थी क्योंकि सम्राट उसकी तरफ बेंड होता जा रहा था। सम्राट भी अपनी बाउंड्री को पहचान करके खुद ही उससे हल्का दूर होते हुए कहता है, तो क्या, तो कुछ नहीं, पर मैं चैलेंज लगा सकता हूँ। समारा किसी भी हालत में अंश के साथ रहने की मंजूरी नहीं देगी। यह सुनकर के दामिनी चैलेंज लगाते हुए कहती है, मिसेस समारा मल्होत्रा अंश के साथ ही रहने वाली है, और अगर आपके दिमाग में ये फालतू बातें चल रही है ना कि आप किसी भी तरीके से अंश को समारा से अलग कर देंगे, तो अपनी गलतफहमी को अपने दिमाग से निकाल करके फेंक दो, क्योंकि काम नहीं आने वाला ये। वैसे तो सम्राट का इंटेंशन कुछ और था ये कहने का, और वहीं वो अपने इंटेंट को सामने ले आते हुए कहता है, चैलेंज लगा लो फिर। अगर तुम जीती तो तुम्हारी हर बात मैं मानूंगा, और अगर मैं जीता तो मेरी हर बात तुम्हें माननी पड़ेगी। ये सुनते ही दामिनी अपना हाथ आगे बढ़ाकर सम्राट के साथ मिलाते हुए कहती है, चलो रही है डील, देखते हैं ये जीत किसकी होती है। वैसे अगर ख्वाब में जी रहे हो कि तुम जीत जाओगे तो ख्वाबों में ही जीते रहो, क्योंकि असल जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और ये बोल करके उसने अपने हाथ को सम्राट के हाथ से झटके से छुड़ा लिया था और आकर के अपनी गाड़ी में बैठ करके साइड से निकल जाती है। सम्राट जो कि कुछ सोचते हुए कहता है, चाहे तुम जीतो चाहे मैं, बात तो बराबर ही है, बस मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे जीतने पर तुम मुझसे मांगती क्या हो। सम्राट की बातों से ऐसा लग रहा था कि वो खुद चाहता है कि दामिनी ही जीते, क्योंकि उसे न जाने क्यों दामिनी से हारने का मन कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ जयचंद्र बहुत ही ज़्यादा बौखलाए हुए थे। उन्हें किसी भी हालत में अंश को जीतने नहीं देना था। समारा अगर उनके साथ रहेगी तो सब कुछ उनके साथ अच्छा होगा, ये बात जयचंद्र भी समझ चुके थे। जयचंद्र जो इस वक्त अपना दिमाग लगाना छोड़ नहीं सकते थे, और ना ही वीरांशु कुछ सोचते हुए कहता है, सम्राट ने तो हमसे धोखाबाजी कर ली। हाँ, अभी तो मल्होत्रा ही है ना जयचंद्र, कैसे भरोसा करूँ वहाँ पर?
जयचंद्र जो अपनी मुट्ठी कसते हुए अपने हाथ में एक ड्रिंक पकड़ते हुए कहते हैं, मुझ पर भरोसा नहीं करेंगे तो जाएंगे कहाँ आप, और किसी भी हालत में अंश को तो बर्बाद करना मेरी फितरत है। मेरे बेटे को जिस बेदर्दी के साथ उस इंसान ने मारा है ना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। सुकून है ना उसकी उसकी वो बीवी, राहत है उसकी। मैं बताऊंगा, जब उस राहत से वो अलग होगा तो दिल मिला उठेगा, वो पागल हो जाएगा, और मैं उसे तड़पता हुआ देखना चाहता हूँ। उसे मारूंगा नहीं, उसे इस हद तक तड़पाऊंगा कि मौत आसान लगेगी उसे। विरांशु कुछ सोचते हुए कहता है, हलना पड़ेगा। आप जैसा कमीना इंसान मैंने आज तक नहीं देखा अपनी ज़िंदगी में। कोई अपने पोते को बेदर्दी के साथ ज़िंदगी कैसे दे सकता है? आपका ही खून है ना वो। जयचंद्र कुछ सोच करके विरांशु से कहते हैं, हम इस बारे में बात करना बंद करें और इस बारे में सोचना शुरू करें कि हमें किस तरह से समारा के दिमाग में ये बात डाली है कि अंश उसके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। विरांशु ड्रिंक का एक्सेप्ट लेते हुए कहता है, वो काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए। वैसे भी मेरी बहन को जिस दिन पता चलेगा कि मल्होत्रा खानदान वालों ने हमारे माँ पापा को कितनी बुरी मौत दी है, उसके बाद समारा किसी भी हालत में अंश के साथ रहना गवारा नहीं करेगी और उसकी रजामंदी मेरी तरफ हो जाएगी। और एक बार इन्वेस्टिगेशन में उसने ये बोल दिया कि उसे अंश से डर लगता है, तो बस केस तो हमारी तरफ होगा और मैं हमेशा हमेशा के लिए उसे अंश से दूर कर दूंगा। मेरी बहन मेरे साथ रहेगी, हमेशा खुश। रात का वक्त पुणे मेंशन में इस वक्त सारे लोग डाइनिंग के चारों तरफ बैठे हुए थे। ईरा जो कि अपने हाथ में प्लेट्स वगैरह ले आकर के सर्व कर रहा था। अर्जुन जो ईरा की तरफ देखकर कहते हैं, अच्छा नौकर पाल लिया है। जिससे ईरा को गुस्सा आ गया था और वो अर्जुन की तरफ देखकर कहता है, नौकर और हेल्पर में डिफरेंस होता है मिस्टर अर्जुन कपूर। मुझे लगता है कि आप इस बारे में ज्यादा जानते नहीं हैं। मैं यहाँ का नौकर नहीं हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पर लोगों की हेल्प कर रहा हूँ। अनुज हंसते हुए कहती है, क्या बात है, इतना इगोइस्टिक, ओह माय गॉड। अर्जुन हंसते हुए कहते हैं, सही है, अंश को अंश जैसा बंदा मिला। समारा भी अब सब लोगों के लिए डिनर ले आकर के परोस चुकी थी, लेकिन तभी वहाँ आसपास उसकी नजरें घूमती हैं जहाँ इस वक्त अंश कहीं नजर नहीं आ रहे थे। वो धीरे से खड़े होते हुए कहती है, मैं देखती हूँ ये कहाँ रह गए, शायद रूम में होंगे। जैसे ही अब वो ऊपर थर्ड फ्लोर पर रूम के अंदर पहुंची थी, इस वक्त अंश बहुत ही गुमसुम शांत होकर के अपने बेड पर बैठे हुए थे। वैसे तो वो बिजी थे नहीं, मगर समारा को दिखाने के लिए वो खुद को काम में लगाना शुरू कर दिए थे। लैपटॉप पर वो इधर उधर छूट मूट में ही कीबोर्ड दबाते हैं। वहीं समारा आकर उनके बगल में बैठे हुए कहती है, क्या कर रहे हैं? अंश बस स्क्रीन की तरफ एक चुपचाप घूरे जा रहे थे और धीरे से कहते हैं, काम कर रहे हैं। समारा स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहती है, अब उल्लू नहीं हूं मैं? जब सामने कुछ लिखा ही नहीं रहा तो क्या कीपैड पर कुटर 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 कर रहे हैं? सच बताइए क्या बात है? अंश समारा से कहते हैं, दूर रहो मुझसे, कोई बात नहीं है, जाओ तुम जाकर के डिनर करो और आकर के सो जाओ, कल तुम्हें फिर से पढ़ाई भी करनी है और परसों तुम्हारा ऑडिशन है। समारा ये सुनते हुए कहती है, मुझे याद है, सब कुछ अच्छे से पता है, लेकिन आप तो इतना रुके सूखे मुंह बनाए हुए, इधर तो देखिए। समारा जो अंश के गालों पर अपने हाथ को जैसे रखी थी, अंश अपनी आंखें धीरे से बंद कर लिए थे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि और कितना दिन अब ये वक्त उनके साथ रहने वाला है। वो उसके हाथों पर धीरे से अपने हाथ को रखते हैं, लेकिन फिर वो कुछ सोचते उसके हाथ को अपनी गाल से थोड़ा झटके से हटाते हुए कहते हैं, कहा ना मैंने, काम करो, डिस्टर्ब मत करो। समारा खड़े होते हुए कहती है, मैं खाना यहीं पर लाकर खा रही हूँ, अगर आप नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी, बहुत बिजी है, झूठे कहेंगे। थोड़ी देर में समारा अपने हाथ में प्लेट लिया करके अंश के सामने रख चुकी थी और खुद ही अपने हाथ से एक और अंश को खिलाई जा रही थी। अभी भी अंश का नाटक बरकरार था, वो यूं इसी तरह से कीपैड पर धीरे धीरे अपनी उंगलियों को रख रहे थे, लेकिन नजर रह करके समारा पर ही जा रही थी। उनको इतना परेशान देखकर के समारा जो अपनी बाहों चढ़ाकर पूछती है, क्या बात है, इतना शांत शांत क्यों लग रहा है? ऑफिस से आने के बाद एक बार भी मुझसे ठीक से बात भी नहीं की, नाराज है मुझसे? अंश बस अपने चेहरे को नाम मिला दिए थे और वो समारा से कहते हैं, हो गया मेरा, बस मैं अब नहीं खाऊंगा, तुम खा लो, मैं सोने जा रहा हूँ। रात के अब 1:30 बज चुके थे। अंश बस इधर से उधर अपनी करवटें बदल रहे थे। समारा तो गहरी नींद में जा चुकी थी, लेकिन अंश की आंखों में दूर दूर तक कहीं पर भी नींद का नामो निशान नहीं था। और समारा को जब बार बार महसूस होता है कि उनके अगल बगल डिस्टर्बेंस हो रही है, तो समारा की भी नींद धीरे धीरे खुलने लगी थी। अंश की तरफ देखते हुए समारा धीरे से पूछती है, क्या बात है, नींद नहीं आ रही? अंश अचानक से उठकर बैठ गए थे और तेज तेज सांस लेते हुए कहते हैं, नहीं मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ, तुम सो जाओ। लेकिन अब समारा और ज़्यादा शांत नहीं रहने वाली थी। 3 बार वो अवॉइड कर चुकी थी अंश के इन सारे प्रॉब्लम्स को। वो बैठ करके अंश के ठीक बगल में आकर उनके हाथों पर अपना हाथ रखते हुए पूछती है, आपको मेरी कसम है, बताइए क्या हुआ है? एक बार तो अपनी दिल की बात मुझसे कह कर देखिए, शायद आपको थोड़ा थोड़ा रिलैक्स मिले। अंश जो समारा की तरफ देख कर कहते हैं, रिलैक्स? तुम्हें पता है तुम मुझसे बात कर रही हो, बस मेरे लिए इतना काफ़ी है। मैं ठीक हो चुका हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। समारा के बार बार यूं ही जिद करने पर अंशु फाइनली समारा से एक सवाल पूछते हुए कहते हैं, एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, सच सच बताओगी? समारा अपने सिर को हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ आप पूछ कर तो देखिए। अंशु धीरे से अपने सिर को ले जाकर के समारा के लैप पर रखते हुए कहते हैं, तुम्हें मैं कैसा लगता हूँ? समारा ये सुन करके हल्का सा स्माइल करते हुए कहती है, तो आपको अपनी तारीफ सुनने का मन है जो मुझसे अपने बारे में पूछ रहे हैं? उसकी बातों को सुनकर अंश उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, फ्लर्ट मत करो मुझे, सच सच बताओ कैसा लगता हूँ, क्या मेरे साथ ज़िंदगी भर रह सकते हो? ये सुनते ही समारा धीरे धीरे अपने चेहरे को बेंड करते हुए अंश के
फोरहेड पर धीरे से अपने होठों को रखते हुए कहती है, सिर्फ इस ज़िंदगी क्यों, जितनी ज़िंदगी मिले, चाहे मैं कॉकरोच बनूं, चाहे मैं शेर बनूं, चाहे मैं गाय या कुत्ता बनूं, मुझे हमेशा आप चाहिए अपने साथ। इतनी देर बाद फाइनली अब अंश के चेहरे पर हल्की से स्माइल आ गई थी और वो धीरे से अपने हाथों को उठाकर समारा के चिन पर रखते हुए कहते हैं, मैं नहीं रहना चाहता तुम्हारे बिना। हो सकता हो कुछ लोग तुमसे सवाल करने के लिए आएंगे, ये जानना चाहेंगे कि तुम मेरे साथ रह सकते हो या नहीं। सोच समझ कर जवाब देना। इस बात को सुन करके समारा क्यूरियस होकर पूछती है, कौन आने वाले है पूछने के लिए कि मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ या नहीं? ऐसा कौन है जो जो मेरे ओपिनियन को लेकर के इतना दिलचस्प हो रहा है? अब अंश उस शख्स का नाम नहीं ले सकते थे। वो बस धीरे से कहते हैं, कोई नहीं। उनकी आंखें अभी भी खुली हुई थी, जिसे देख करके समारा धीरे धीरे उनके बालों पर अपने हाथ को सहलाते हुए कहती है, मैं सुला दूँ? अंश बस अपने चेहरे को हल्का सा हाँ में हिला दिए थे और धीरे धीरे समारा जो कि गुनगुनाना शुरू कर दी थी। बहुत रात बीती, चलो मैं सुला दूं, पवन छेड़ सरगम, मैं लोरी सुना दूं, तुम्हें देख कर ये ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता कोई सो रहा है। उसकी ये लोरी ने वाकई ही काम कर दिया था। थोड़े ही देर में जहाँ अंश इतना बेचैन थे, उन्हें बहुत राहत मिली थी और वो अपनी आंखों को धीरे से बंद करके अब काफ़ी गहरी नींद में चले गए थे और समारा अभी भी उनके बालों पर इसी तरह से अपने हाथ को सहलाए जा रही थी।